जय हिंद फ्रेंड्स। इस क्लास में हम आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्नों को लेकर के एनसीईआरटी सार संग्रह बायोलॉजी बुक से श्वसन चैप्टर को पढ़ेंगे। श्वसन, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, इससे हम एनसीईआरटी सार संग्रह के वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे तथा उसके बाद एनसीईआरटी के प्रश्न संग्रह वाले बुक से जो भी प्रश्न बने हैं इस चैप्टर के, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे तथा उसके बाद मानव श्वसन तंत्र से जो श्वसन की से जो प्रश्न दिए गए हैं, ये दोनों एनसीईआरटी के दो बुक हैं और इन दोनों के प्रश्नों का जो भी वन लाइनर फैक्ट है पहले उनको देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। अर्थात जो हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तथा छोड़ते समय जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 की कितनी मात्रा होती है। तो ध्यान रखना है 4%। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि श्वसन जब हम करते हैं तो जो हम वायु ग्रहण करते हैं, श्वसन के टाइम हम जब सांस अंदर की लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है। तो 21% लगभग, कितना 21%। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होता है। और वहीं CO2 की मात्रा जो है ये कितनी होती है। तो CO2 की मात्रा 0.03% होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऑक्सीजन जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें O2 की मात्रा है जो 21% होती है तथा CO2 की जो उसमें मात्रा है वो 0.03% होती है। तो वायुमंडल में जिस रेशियो में जो गैसेज है हम उसी रेशियो में श्वसन करते हैं, इसीलिए वायुमंडल में जो भी रेशियो है उसी रेशियो में सांस हमारे जो भी हवाएं हैं वो अंदर चली जाती है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि जब हम छोड़ते हैं तो O2 का 16% हम छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 21% हमने O2 लिया और 16% O2 हम लोग छोड़ देते हैं। जो सांस हम छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है, जबकि CO2 की मात्रा 4% होती है। कितनी? 4%। तो इस फैक्ट को अब याद रखना है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% और CO2 की मात्रा 4% होती है। और जो सांस हम अंदर की ओर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% और CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। तो हम ऑक्सीजन लेते 21% है लेकिन छोड़ते 16% है। CO2 कितना लेते हैं? 0.03% और छोड़ते कितने हैं? तो 4%। ठीक है। क्या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन बढ़ता है और कौन घटता है। तो देखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ घटा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है। ऑक्सीजन हम लेते ऑक्सीजन ज़्यादा है लेकिन छोड़ते कम है। CO2 कम लेते हैं और CO2 छोड़ते ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। तो ध्यान रखना है कि कीटों में जो श्वसन होता है वह श्वास नली प्रणाली के द्वारा होता है। किसके द्वारा? श्वास नली प्रणाली के द्वारा होता है। अगला फैक्ट है, शीत निद्रा के दौरान मेढक, किसके दौरान? शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है। तो शीत निद्रा के दौरान केवल त्वचा से श्वसन करता है। ध्यान रखना है, जब वो पानी में रहता है, ध्यान से देखिएगा, जब मेढक पानी में रहता है तो अपने गलफड़ से श्वसन करता है। ठीक है। जब स्थल पर रहता है तो फेफड़े से श्वसन करता है, जबकि जब वह शीत निद्रा में अर्थात मिट्टी में जब वो दबा रहता है तो वो त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम। ये BPSC 66 का हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जा करके चेक कर सकते हैं कि यातायात पुलिस द्वारा शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम। कौन सा? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिकम जो है ये यूज किया जाता है यातायात पुलिस द्वारा शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच के लिए। अर्थात पुलिस व्यक्ति की शराब पिया है या नहीं इसकी जांच के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो लगभग दिया हुआ है 17%, मैंने आपको बताया था 16%। तो 16 पॉइंट समथिंग परसेंट देता है, 16.02% के आसपास। तो इसको 17 भी मान सकते हैं
16 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रीदिंग में बाहर निकल, जब आप सांस छोड़ते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 17% होता है, 17 या 16 ऑप्शन के अनुसार ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि 16 पॉइंट कुछ होता है, इसे 17 मान लिया जाता है, यहाँ लगभग भी दिया हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो RBC O2 का अवशोषण करता है और उसे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचाता है। तो O2 का अवशोषण या O2 का ट्रांसपोर्टेशन RBC का काम है। किसका? RBC या लाल रक्त कणिकाओं का काम है। अगला फैक्ट है, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो अवायवीय श्वसन में ध्यान से रखना है, जिसमें O2 नहीं लेते हम, वह श्वसन जिसमें O2 नहीं हो अर्थात अवायवीय श्वसन हो, इसमें पेशी की जो कोशिकाएं हैं ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन करके ऊर्जा उत्पादन करती है। इसीलिए जब हम दौड़ते हैं और जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे पैर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण ही दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारे जो पेशी में ग्लूकोज होता है वो चेंज होकर के अवायवीय श्वसन में चेंज होकर ऑक्सीजन कम लेते हैं, इसीलिए अवायवीय श्वसन में वो टूट करके लैक्टिक अम्ल में टूट करके एनर्जी देता है। इसी कारण से हमारे पैर में दर्द भी होता है। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि हमारे पैर में दर्द का कारण क्या होता है? एक एथलीट के पैर में रनिंग के कारण जो दर्द होता है वो किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला फैक्ट है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एक चीज़ तो आप हमेशा ध्यान नोटिस किया होइएगा कि हम जब सांस लेते हैं तो भोजन नहीं कर सकते, मतलब एक साथ दो काम नहीं कर सकते। जैसे हम लोग सांस लेना और खाना खाना एक साथ नहीं कर सकते, या तो हम खाना खाएंगे मतलब जब वो खाना निगल रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं तो एक साथ नहीं हो सकता है। वैसे ही आप पानी पीने का काम और सांस लेने का काम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए अलग अलग जो छिद्र होती है वह मार्ग बंद होते रहता है। जैसे भोजन निकलते समय जो श्वसन मार्ग होता है वो बंद हो जाता है, और श्वसन करते समय जो भोजन वाला मार्ग होता है वह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और यदि खुला रह गया तो हमें क्या आने लगती है? हिचकियाँ आती है, या जिसको हम लोग बोलते हैं खाना सरक गया, तो खाना इस तरह से हो जाए है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग एपिग्लॉटिक्स के द्वारा बंद हो जाता है, एपिग्लॉटिक्स के द्वारा बंद हो जाता है। अगला फैक्ट है, फेफड़ों में गैसों का ध्यान देना है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा में जो गैस देने का काम है वो भी ब्लड करता है, और उसमें से लेने का भी काम है वो भी ब्लड करता है। तो फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान है वह ब्लड अर्थात रुधिर या रक्त के द्वारा होता है। अगला फैक्ट है, क्रेब्स चक्रीय क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो क्रेब्स जो साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल चलने के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिकांग में होती है। क्रेब्स चक्र श्वसन की ही एक क्रिया है। कौन सी? श्वसन की ही एक क्रिया है जिसमें प्रोटीन को एनर्जी के रूप में चेंज किया जाता है। अगला फैक्ट है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो ऑक्सीश्वसन का मतलब होता है वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं हम। कौन सा? ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे? कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा सेल हो गया, ये उसका न्यूक्लियस या केंद्रक हो गया। इसमें एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें जो एक लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव। दोनों को मिलाकर, दोनों द्रव को मिला करके हम लोग उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, या जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जो यही श्वसन ऑक्सीश्वसन की जो कोशिका क्रिया है, ऑक्सीश्वसन या एरोबिक श्वसन की जो क्रिया है, ये इसी साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव और इसी में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हीं दो के द्वारा होता है ऑक्सीश्वसन की क्रिया। अगला फैक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ऑक्सी तथा अनॉक्सी जो श्वसन होता है ये ग्लाइकोलाइसिस की एक सामान्य क्रिया है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ही ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन होता है। अगला फैक्ट है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो जो श्वसन हम लोग जब करते हैं तो ऊर्जा का जो उत्पादन होता है उसका संचयन एटीपी अणु के रूप में होता है। किसके रूप में? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है।
एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो इसी एटीपी के रूप में जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है उसका संग्रहण होता है। अगला फैक्ट है पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति पहाड़ पर रहता है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, वायु की मात्रा कम होने के कारण या वायु का जो घनत्व है वो कम होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, तो वायु का कम, ऑक्सीजन कम हो गया, तो आपको ज़्यादा एयर लेने के लिए आरबीसी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो क्या कर सके, जो हम श्वसन ले रहे हैं वहाँ से वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन खींच सके। जैसे कि अभी आपने देखा कि हम लोग 21% जो ऑक्सीजन लिए और उसमें 16% लगभग छोड़ देते हैं, तो ये 16% छोड़े नहीं बल्कि इनमें से और कुछ ऑक्सीजन वो ले सके, इसलिए ही आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है। तो पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु का संघनन या घनत्व बहुत कम होता है। इसके बाद जो फैक्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पायरुविक एसिड। कौन कौन सा? CO2 और पायरुविक एसिड। कार्बोहाइड्रेट और वसा के यूज के बाद जो मेटाबॉलिज्म के रूप में प्रमुख अंतिम जो इनका उत्पाद बनता है वो CO2 और पायरुविक एसिड होता है। नेक्स्ट फैक्ट है अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो हम लोग श्वसन की जो दर है वो 12 से 15 बार होता है। हम लोग श्वसन जो करते हैं 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार करते हैं, लेकिन जो हृदय की धड़कन है वो लगभग 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है कि मानव में श्वसन की दर 12 से 15 बार 1 मिनट में होता है। ठीक है, ये नॉर्मल पूछ रहा है, रनिंग टाइम नहीं। जब आप रनिंग या वर्क कर रहे हैं तो ये बढ़ जाता है, लेकिन जनरल जब आप एक स्वस्थ मानव हैं तो उस समय जो श्वसन की जो दर है वो 12 से 15 बार प्रति मिनट होगा। जबकि जो हमारे क्या है, ये तो हो गया श्वसन, और ये जो हार्ट बीट होता है, जो हृदय का धड़कन होता है, वो हृदय का धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। तो 70 से 72 बार आपको ध्यान रखना है। चलिए एक फैक्ट नीचे भी दिया गया है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन की औसत दर 72 बार होती है। अभी मैं आपको बता रहा था कि एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन की औसत धड़कन जो है वो कितनी बार होती है? तो 72 बार, अर्थात 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति की जो दर है वह 72 बार धड़कती है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले फैक्ट के लिए। नेक्स्ट फैक्ट है ग्लाइकोलाइसिस में अंततः ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज बदल करके पायरुविक एसिड बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस में, और उसके बाद ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? तो कोशिका हो गया, कोशिका के बीच में केंद्रक हो गया, केंद्रक में जो लिक्विड पाया जाता है उसे केंद्रिका द्रव, कोशिका में जो पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। इन दोनों लिक्विड को मिला करके जीव द्रव कहा जाता है। तो यहाँ कोशिका द्रव है तो आपको कोशिका वाला द्रव याद रखना है, ना कि केंद्रिका वाला द्रव। ठीक है, दोनों अगर एग्जाम में देख करके कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ बता दिया हूँ। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अगला फैक्ट है किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? अर्थात किस कारण से जो ऊतक होता है इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है। तो अगर शरीर में O2 की कमी हो जाए और CO2 की वृद्धि हो जाए तो ऊतकों से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन निकलकर ऑक्सीग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है। अर्थात शरीर में यदि ऑक्सीजन की कमी हो गई है और O2 की वृद्धि हो गई है तो उस स्थिति में शरीर के ऊतक में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें से ऑक्सीजन निकल करके ऊतक वाले द्रव में चली जाती है, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसकी पूर्ति की जा सके। अगला फैक्ट है फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय। क्या? फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है?
तो फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। अगला फैक्ट है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में स्थित होता है। ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ से श्वसन को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो मानव शरीर में श्वसन केंद्र अर्थात श्वसन को कंट्रोल करने वाला जो केंद्र होता है वह मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में होता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो फेफड़ों का जो ऊपर का आवरण होता है उसे प्लूरल कहा जाता है। किसका? प्लूरल कहा जाता है, प्लूरल कला कहा जाता है। तो फेफड़ों के ऊपर का आवरण, जो फेफड़ा हमारा होता है इस तरह से, इसके ऊपर जो एक लेयर होता है जिसे ये ढका हुआ होता है उसको प्लूरल कला कहा जाता है। अगला फैक्ट है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो सर्वाधिक CO2 का परिवहन कैल्शियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यह कार्बोनेट अलग अलग टाइप का होता है। तो सर्वाधिक CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र, कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो ध्यान देना है, क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो उसमें ग्लूकोज के एक अणु से 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। कितने? 24 ATP अणु का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज के एक अणु से 24 ATP का निर्माण होता है। कितने? 24 ATP का निर्माण होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में ATP अणुओं में 2 अणु बढ़ जाता है, इसलिए इसमें 2 का लाभ दिखाया जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस चरण में लगभग 2 अणुओं का लाभ होता है। तो ये ध्यान रखना है, क्रेब्स चक्र में 24 अणुओं का निर्माण होता है ATP के रूप में। ठीक है, मतलब कि क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज के एक अणु से 24 ATP का निर्माण होता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में ATP, जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो इसमें ATP अर्थात 2 ATP अणुओं का लाभ है या फायदा होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन अनाक्षी शोषण की खोज किसने की थी? तो फर्मेंटेशन या किण्वन जो कि एक अनाक्षी शोषण है, इसकी खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी और ये इन्होंने ईस्ट में यह करके दिखाया था। जैसे कि जो हम लोग पाव रोटी बनाते हैं या जो ब्रेड बनाते हैं जो मार्केट दुकानों में बिकता है, वो वाला ब्रेड बनाने के लिए हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। इसी ईस्ट की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और यह इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? तो किण्वन या फर्मेंटेशन, जैसे शुगर से शराब बनाने का क्रिया, ये भी अनाक्षी शोषण होता है और इसमें भी फर्मेंटेशन पाया जाता है और इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाता है। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि फुफ्फुस जो धमनी है वो फेफड़ों तक क्या पहुंचाता है? अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। और फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये क्या भेजा जाए? तो शुद्ध रक्त। ये 2 टाइप का होता है, जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको और हम इसे क्लियर करेंगे। लेकिन एक फैक्ट आप यहाँ तब तक याद रखिए कि फुफ्फुस 2 टाइप का होता है, फुफ्फुस धमनी और सिर्फ धमनी। मतलब कि ध्यान रखना है आपको एक चीज़, 1 मिनट मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, आपको याद रखना है धमनी। ये जो धमनी है यह शुद्ध रक्त का संचालन करता है। कौन सा? शुद्ध रक्त। तो ध्यान से रखिए, जो धनी, यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो धनी लोग होते हैं थोड़ा सा शुद्ध साफ सुथरे होते हैं, तो याद रखना है धमनी से धनी याद रखना है और वहाँ से आपको शुद्ध याद रखना है। जो धनी लोग होते हैं थोड़ा सा शुद्ध दिखते हैं, साफ दिखते हैं। ठीक है, तो वहीं आपको याद रखना है कि धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का संचालन होता है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद होता है फुसफुस धमनी। कौन सा? फुसफुस या फुफ्फुस धमनी। ये जो फुफ्फुस धमनी है यह अशुद्ध रक्त ले जाता है। तो धमनी तो पूरा शुद्ध रक्त ले ही जा रहा है, लेकिन जो फुसफुस धमनी है, कौन सा? फुफ्फुस नहीं याद होता है तो फुसफुस याद रखिए। फुसफुस जो धमनी है वो क्या करता है? अशुद्ध रक्त ले जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर धमनी की पूछेगा कि धमनी कौन सा रक्त ले जाता है तो शुद्ध रक्त ले जाता है। याद कैसे रखना है? तो धमनी से धनी याद रखना है और धनी लोग थोड़ा साफ सुथरा होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि धमनी से शुद्ध रक्त जाता है।
लेकिन एक अपवाद है, फुसफुस धमनी यह अशुद्ध रक्त ले जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सीरा। सीरा भी दो टाइप का, सीरा से अशुद्ध रक्त जाता है। कौन सा? सीरा जो है इससे अशुद्ध रक्त जाता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। लेकिन एक और सीरा होता है जिसे फुसफुस सीरा बोला जाता है। कौन सा? फुफ्फुस सीरा, फुसफुस सीरा। इससे क्या जाता है? तो देखिए, सीरा तो जनरली अशुद्ध लेके जा ही रहा है, लेकिन जो फुसफुस सीरा है वो क्या ले जाएगा? शुद्ध रक्त ले जाएगा। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए था, आपसे सीरा और धमनी नहीं पूछेगा, फुसफुस सीरा पूछेगा। तो फुसफुस जो सीरा था वो क्या ले जा रहा है? तो फुसफुस सीरा शुद्ध रक्त ले जा रहा है। लेकिन फुसफुस जो धमनी था वो क्या ले जा रहा है? तो फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जा रहा है। तो यही आपको याद रखना है, यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बना दिया। यहाँ पूछा भी गया है, अब क्वेश्चन इसी के बेस पर आप देख करके टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा गया है कि फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो अशुद्ध रक्त पहुँचाता जनरली कौन सा है? तो धमनी सीरा पहुँचाता है। कौन? सीरा पहुँचाता है अशुद्ध रक्त। लेकिन एक और जो द्वारा पहुँचता है, कौन सा? धमनी। धमनी में भी कौन? फुसफुस धमनी पहुँचाता है। वैसे ही जो फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो ये हो गया कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। और यह फुसफुस सीरा द्वारा शुद्ध रक्त जाता है। जनरली जो सीरा है वो कैसा रक्त ले जाते हैं? तो जनरली जो सीरा है वो अशुद्ध रक्त ले जाते हैं, लेकिन फुसफुस सीरा शुद्ध रक्त ले जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट फैक्ट है श्वसन गुणांक अर्थात रेस्पिरेटरी कोशेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो श्वसन गुणांक का मापन गैनांग श्वसन मापी से किया जाता है। गैनोंग रेस्पिरोमीटर से ही श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? तो हाइपोक्सिया। किसका? हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया। अनॉक्सिया नहीं देगा क्योंकि अनॉक्सिया से पता चल जा रहा है कि यहाँ किसकी कमी हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन हाइपोक्सिया पूछ सकता है क्योंकि हाइपो का मतलब जल भी होता है। तो हाइपोक्सिया जो है ध्यान में रखना है कि हाइपोक्सिया एक बीमारी है जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाती है शरीर में। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन हम लोग लेते कितना है? तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21% है। कितने? 21%। लेकिन छोड़ते हैं 16%। CO2 0.03% लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं 4%। लेकिन नाइट्रोजन लेते कितने हैं? तो 71% नाइट्रोजन लेते भी हैं, उतना हम लोग छोड़ भी देते हैं। इसका कोई यूज नहीं होता है हमारे शरीर में। डायरेक्ट ऑक्सीजन का कोई, डायरेक्ट नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा NCERT समरी या NCERT सार संग्रह से वन लाइनर प्रश्न। अब हम देखेंगे NCERT सार संग्रह का जो दूसरा बुक है जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, MCQ दिए गए हैं उनका। ये ऊपर वाला वन लाइनर प्रश्न थे। अब इसमें हम प्रश्न जो MCQ टाइप है उनको देखेंगे। NCERT सार संग्रह वन लाइनर के बाद अब हम NCERT सार संग्रह प्रश्न संग्रह को देखेंगे जो कि MCQ के रूप में है। उसमें पहला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन की क्रिया एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ करके किसी पदार्थ को सड़ाने या तोड़ने में मदद करता है। अगर आपको ये जानना है कि ऑक्सीकरण हम किसको कहेंगे, तो आप कोई भी पदार्थ जो कि सड़ रहा हो ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन मिलने के कारण अगर वो सड़ रहा है तो उसको हम ऑक्सीकरण बोल देंगे। जो ऑक्सीकरण का जो इक्वेशन है मैं उसको आपको बता देता हूँ। इसका जो इक्वेशन होता है C6 होता है, मैं मिस कर गया, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। और यहाँ मिलता है 6O2। तो इसमें अब मिल गया O2, एक मिनट, O2 मिल गया। और कितना O2? तो 6O2। तो ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन का 6 अणु मिल करके बनाता है क्या? तो एनर्जी और ऊष्मा। तो ये बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल करके यहाँ क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। इसके तहत बनता क्या है? तो 6CO2 बनेगा प्लस 6H2O बनेगा, 6H2O बनेगा प्लस
686 कितना 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। कितना किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। तो ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का एक अणु जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 ऑक्सीजन के 6 अणु से रिएक्शन करके क्या बनाएगा 6CO2 6H2O और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो ये ऑक्सीजन श्वसन का एक इक्वेशन है और यह श्वसन में यही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। श्वसन जो है एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थों का विघटन किया जाता है और यह प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है तथा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का संचयन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से अनाक्षी शोषण तथा आक्षी शोषण का अंतर नहीं है। अर्थात इनमें से कौन है जो ऑक्सी और अनाक्षी शोषण में अंतर को नहीं डिफाइन करता है। तो पहला है अनाक्षी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह बिल्कुल सही है। अगला है अनाक्षी शोषण पूर्णतः कोशिका द्रव में, जबकि ऑक्सी शोषण कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यह हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। अनाक्षी शोषण जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी शोषण ईस्ट एवं परजीवी में होता है। यह बिल्कुल गलत है। यह हमने अभी पढ़ा था कि जो अनाक्षी शोषण है वह ईस्ट एवं परजीवियों में होता है। यह उसमें उल्टा दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है, इसलिए यह गलत होगा। और जो ऑक्सी शोषण होता है वह पादप एवं जंतुओं में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अनाक्षी शोषण ईस्ट एवं परजीवी में, जबकि ऑक्सी शोषण जंतु एवं पादपों में होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट भी देख लेते हैं। अनाक्षी शोषण में ग्लूकोज एक अणु से 4 ATP अणुओं का, जबकि ऑक्सी शोषण में 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें आपको एक एक फैक्ट याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2-4 बार आप वीडियो देखिएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। चलिए इसका हम क्या देख लेते हैं, तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कथन A, B तथा D सत्य है परंतु C असत्य है। अनाक्षी शोषण ईस्ट अवायवीय जीवाणुओं में पाए जाने वाले परजीवियों, जलीय पादपों, जड़ों आदि में होता है, जबकि ऑक्सी शोषण जंतु एवं पादपों में होता है। मैंने जो बोला वहीं यहाँ भी दिया हुआ है, आपको याद रख लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है। तो नवजात शिशु में श्वसन की दर 30 से 60 बार होती है, जबकि वयस्क पुरुषों में 12 से 15 बार पर मिनट होता है। ध्यान रखना है आपको कि नवजात शिशु में पूछेगा तो लगभग 30 से 60 बार प्रति मिनट, जबकि ह्यूमन में, किसमें, ह्यूमन में मतलब वयस्क मानव में 12 से 15 बार होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर 30 से 60 बार होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ इस दर में कमी आती है। एक समान वयस्क मनुष्य का श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो ATP से ADP बनना मानव शरीर को सर्वाधिक एनर्जी यहीं से प्राप्त होती है, जब ATP से ADP बनता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप ATP के रूप में ऊर्जा का संचयन होता है। जल अपघटन के द्वारा ATP के अणु ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। यही मानव शरीर की कोशिकीय एवं उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के में प्रयोग की जाती है। तो मानव शरीर को सर्वाधिक जो ऊर्जा है ATP से जब ADP में टूटता है तो ज़्यादा एनर्जी मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो अभी इसे हमने पढ़ा नाइट्रोजन की मात्रा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा तो चेंज होती ही है। 21 हम लोग लेते हैं, 16 हम लोग छोड़ते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, 4% छोड़ते हैं। नाइट्रोजन 71% लेते हैं और 71% छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं, इसका व्याख्या भी यहाँ दिया हुआ होगा। चलिए यहाँ आ गया, व्याख्या देख लीजिए। निश्वास अर्थात इंस्पिरेशन वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना। ग्रहण की गई वायु में नाइट्रोजन 69%,
ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है जब हम सांस अंदर लेते हैं, और उच्च श्वास जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर से CO2 युक्त वायु का वातावरण में मुक्त होता है। इसमें नाइट्रोजन 79%, मतलब जितना नाइट्रोजन गया उतना ही बाहर आ गया। ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर आता है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, ये वाला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हमने 3-4 बार रिपीट हो गया तो आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही ब्लड के संपर्क में आता है, जो हीमोग्लोबिन को डेड कर देता है, मतलब हीमोग्लोबिन को ही मार देता है। तो हीमोग्लोबिन के मर जाने के कारण इसमें रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता खत्म हो जाती है। तो शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता परिवहन का कार्य कौन करता है? रक्त का हीमोग्लोबिन करता है। और जैसे ही ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है, हीमोग्लोबिन अपना काम करना छोड़ देता है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन परिवहन नहीं हो पाता है और व्यक्ति की डेड हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे फॉर्मूला CO होता है, रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है। परिणामतः शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है और मनुष्य की सांस फूलने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो फैक्ट है या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रक्त एवं ऊतक द्रव के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? तो रक्त से ऊतक अर्थात शरीर के टिश्यू में जो ब्लड जाता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम अंतःश्वसन के नाम से जानते हैं। किसे? अंतःश्वसन। इसकी व्याख्या देख लीजिए। वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन का रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाई जाती है तथा ऊतकों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। यह गैसीय विनिमय अंतःश्वसन अथवा कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोशिकीय श्वसन या अंतःश्वसन क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी इसमें फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या तो नोट कर लीजिए, जो आपको याद नहीं है, या 2-4 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा ताकि यह हमेशा के लिए याद हो जाए। और ध्यान इसे कम नहीं समझिएगा। यह क्या है? तो NCERT समरी है, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा है जो कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत नहीं आएगा? तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस ये आएगा, क्रेब्स साइकिल ये भी श्वसन के कारण ही होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन ये भी आएगा, निःश्वसन नहीं आएगा। अब निःश्वसन क्या है? तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है के 3 चरण हैं। तो कोशिकीय जो परिवहन या कोशिकीय जो श्वसन है उसकी 3 प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन परिवहन। और इन तीनों चरण से कुल 38 ATP टूटता है, ठीक है, जिसमें 8 ATP होता है, 6 ATP और 24 ATP, ये अलग अलग रूप में टूट करके 38 ATP कुल होता है। और अणु इस तरह से ऊर्जा का उत्पादन होता है। निःश्वास की क्रिया बाह्य श्वसन से संबंधित है, मतलब सांस छोड़ने से संबंधित है निःश्वसन की क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इस स्लाइड में है। इसके बाद हम जो श्वसन से संबंधित जो कुछ बीमारियां हैं, जहां से BPSC लगातार प्रश्न पूछ रहा है, उनको हम लोग देखेंगे और फिर इसी तरह से हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निःश्वसन तथा उच्छ्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा। 1 मिनट, इधर से ब्लर आ रहा है, मैं इसको, अब ठीक है। चलिए इसका आंसर भी देख ही रहा है नीचे। तो निःश्वसन तथा उच्छ्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संदर्भ में क्या कथन असत्य है? तो निःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर या बाहर की ओर खींच जाती है, सही है। पसलियाँ स्थिर रहती है, बिल्कुल गलत है। जब आप सांस लेते या छोड़ते हैं तो पसली क्या होती है, ऊपर नीचे फैलते रहता है। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे व अंदर की ओर आ जाती है, ये भी सही है। पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता घटता है, ये भी सही है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं या लेते हैं तो जो सीने की हड्डियाँ होती है वो फैलती उलती है, यही, लेकिन यहाँ दिया हुआ कि स्थिर रहती है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अगला यहाँ दिया भी है पूरा व्याख्या इसका कि निःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर तथा बाहर की ओर खींच जाती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके विपरीत उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर जाती है और परिणामतः वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों से वायु बाहर की ओर निकल जाती है। तो ये
हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। अब जो है श्वसन से संबंधित कुछ जो रोग है, प्रमुख रोग, यहाँ से बीपीएससी और बीएसएससी सीजीएल हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या सेंट्रल सीजीएल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ तक यूपीएससी के भी पीटी का जब आप प्रश्न देखिएगा तो आप पाएंगे कि यहाँ से इस टॉपिक से श्वसन संबंधी जो प्रमुख रोग हैं और उनके उपचार हैं वहाँ से पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो श्वसन संबंधी प्रमुख रोग एवं उपचार को हम देख लेते हैं। श्वसनी शोथ, जिसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, जब श्वसनी में सूजन आ जाता है, ब्रोंकिली में हमारे सूजन आ जाता है, या बलगम के साथ खांसी आना, यह इसके लक्षण है। तो श्वसनी में सूजन आ जाना या बलगम के साथ खांसी आना, यह श्वसनी शोथ है। इसके जो उपचार है, प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक का श्वसनी विस्फारक औषधि का प्रयोग भी करके इसे क्या कर सकते हैं, ठीक हो सकता है। तो प्रतिजैविक के साथ अर्थात एंटीबायोटिक के साथ विस्फारक औषधि का प्रयोग करके हम श्वसनी शोथ को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद है श्वसनी दमा अर्थात दमा जो रोग होता है वो श्वसनी वाला। तो खांसी व तीव्र श्वसन की समस्या, यह इसके लक्षण है। श्लेष्मा का अधिक स्राव, इसका उपयोग हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उपयोग करके इसे हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है सिलिकोसिस, ये इम्पोर्टेंट है, सिलिकोसिस वाला आपको ध्यान रखना होगा। सिलिकोसिस अथवा एस्बेस्टोसिस, यह क्या होता है, तो सिलिकोसिस या एस्बेस्टिक वॉर हो गया जिसमें फेफड़ों के ऊपर रेशेदार संयोजी ऊतकों की वृद्धि होने लगती है। ठीक है, किसमें, तो फेफड़ों के ऊपर संयोजी ऊतकों की धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, जिसे सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। संक्रमित व्यक्तियों के धूल एवं सिलिका के स्रोत से दूर रखने से इसको ही बचाया जाता है। तो सिलिकोसिस में आपको एलर्जी होता है, किससे, धूल कण से अलग रखा जाता है। उसके बाद है अस्थमा, अस्थमा को ही हम लोग दमा बोलते हैं। ये अस्थमा श्वसनी था, ये अलग है। तो इसमें श्वास में समस्या आ जाती है, खांसी और एलर्जी होता है। इसमें आइसोपोलिट सल्फेट तथा एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला है जुकाम या श्लेष्मा का अधिक स्राव और गले में सूजन एवं छींके आना, यह इसके क्या क्या है, मुख्य लक्षण है। इसका कोई निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं है। जुकाम धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है या कोई एंटीबायोटिक लेने से। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दो ही आपको अभी तक इम्पोर्टेंट मिले हैं, कौन कौन सा, एक सिलिकोसिस आपको याद रखना है और दूसरा इन्फ्लुएंजा याद रखना होगा। इन्फ्लुएंजा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना होगा। इन्फ्लुएंजा जो है यह, इसका जो प्रमुख क्या है, तो जो लक्षण है वो है जुकाम, बुखार, सिर दर्द। इसका उपयोग है टेरामाइसिन व टेट्रासाइक्लिन आदि प्रतिजैविकों का उपयोग, तो ये आपको याद रखना है। तो दूसरा हो गया इन्फ्लुएंजा। तीसरा है निमोनिया। निमोनिया में क्वेश्चन पूछता है कि निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो निमोनिया वायु कोष्ठकों में गंभीर समस्या व सूजन हो जाता है। तो वायु कोष्ठ इससे प्रभावित होता है निमोनिया में, या बोल सकते हैं फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़े में ही 4 वायु कोष्ठक होते हैं, वहीं प्रभावित होते हैं। तो इसके लक्षण हैं वायु कोष्ठकों में सूजन, इनमें तरल व मृत सफ़ेद रुधिराणु का भरना, जीवाणु संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिजैविकी का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद देखो एफाइसीमा, क्या एफाइसीमा, ये क्या है, तो श्वसनियों व वायु कोष्ठों में संकुचन आना। इसमें वायु विनिमय नहीं होता है, अंत अबराह श्वसन से में परेशानी होती है, अर्थात श्वसन को हम लोग विनिमय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, श्वसन से परेशानी होती है। इसका हमेशा के लिए प्रभाव डालता है, अतः इसका इलाज संभव नहीं है, परंतु प्रतिजैविक व ऑक्सीजन थेरेपी द्वारा इसे प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इसमें आपको 3 रोग थे श्वसन संबंधी जिसको आपको याद रखना है, कौन कौन सा, सिलिकोसिस, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया और एफाइसीमा। तो ये चारों को आपको याद रख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूँ, हाँ आप इसका पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही 4 आपके जो है इन रोगों को याद रखना है। तो इस क्लास में हमने देखा महेश बलवान जो NCERT सार संग्रह बुक है उसका 1 लाइनर फैक्ट को देखा। उसके बाद फिर एक जो दूसरा NCERT है जो कि MCQ टाइप है, तो उनके MCQ प्रश्नों को देखा, और उसके बाद हमने श्वसन संबंधी कुछ परेशानियों और रोगों को देखा। तो इस क्लास में इतना ही। इस क्लास को आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। यह क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह NCERT समरी का है, और NCERT समरी आपको सभी के लिए पढ़ना होता है, सबको पढ़ना होता है।
तो आपको ये ज़रूर देखिए, साथ में दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। साथ ही इसमें कोई मॉडिफिकेशन या कोई अन्य टॉपिक से आप प्रश्न चाहते हैं या कोई और बुक जो है जिनके आप क्वेश्चन आपको चाहिए या उसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें आपका कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।